हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा सैमुअल और आज हम मेडिकल के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉस्पिटल के वार्ड्स में बहुत सारे ऐसे मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है निडल फॉरसेप। निडल फॉरसेप यूज्ड टू होल्ड और ग्रैस्प कर्व्ड नीडल ड्यूरिंग वेरियस सूचर प्रोसीजर। निडल फॉरसेप का यूज़ मेनली सूचर प्रोसीजर के यूज़ में होता है। यदि किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो रहा है या फिर टाँका लग रहा है या फिर सिलाई की जा रही है, तो उस समय हमारे कोशिकाओं को, ऊतकों को और मांसपेशियों को पकड़ करके रखने का, ग्रैस्प करके रखने का या होल्ड करके रखने के लिए निडल फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी है ड्रेसिंग सीजर। ड्रेसिंग सीजर नाम से ही क्लियर है कि यदि किसी प्रकार की कोई ड्रेसिंग की जा रही है तो जिस कैंची का यूज़ किया जाता है उसको हम ड्रेसिंग सीजर बोलते हैं। टू कट गॉज वाइल डू ड्रेसिंग। यदि किसी प्रकार की कोई ड्रेसिंग की जा रही है तो गॉज को कट करने के लिए, गॉज पट्टी जो आती है उसको कट करने के लिए जिस सीजर का यूज़ करेंगे उसको हम ड्रेसिंग सीजर बोलते हैं। नेक्स्ट है ईयर सिरिंज। ईयर सिरिंज में क्या है, स्टेनलेस स्टील। जो ईयर सिरिंज होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। टू पुट इरिगेशन फ्लूइड सच एज नॉर्मल सलाइन फॉर ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन करने के लिए या कानों की सफाई या धुलाई करने के लिए ईयर सिरिंज का यूज़ किया जाता है। यदि आप बहुत टाइम से अपने कान को साफ़ नहीं किए हो तो उसमें वैक्स वगैरह जमा हो जाता है और कान में बहुत सारी गंदगी आ जाती है। तो नॉर्मल सलाइन जो फ्लूइड होता है, एनस फ्लूइड, उसका यूज़ करके ईयर सिरिंज के माध्यम से ईयर इरिगेशन किया जाता है, कान की धुलाई की जाती है ताकि वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं अनडाइन। अनडाइन जो होता है टू पुट इरिगेशन फ्लूइड सच एज नॉर्मल सलाइन फॉर आई इरिगेशन। जैसे हम देखें कि ईयर सिरिंज होता है ईयर के इरिगेशन के लिए, ताकि ईयर की, कान की धुलाई हो सके, सफाई हो सके। वैसे ही अनडाइन जो होता है वो आँखों की सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आँख में यदि किसी प्रकार का कोई डस्ट चला गया है, कोई केमिकल चला गया है तो उसको नॉर्मल सलाइन के माध्यम से क्या किया जा सके, उसको इरिगेट किया जा सके या धुलाई की जा सके या उसकी सफाई की जा सके। वॉश द आई थ्रूली फॉलोइंग एल्कलाइन और एसिड बर्न्स। यदि किसी प्रकार का एल्कलाइन और एसिड बर्न हुआ है, आँख में किसी प्रकार का कोई केमिकल चला गया है, तो उसके लिए भी आई इरिगेशन के लिए अनडाइन का यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट कॉर्नियल एंड कंजक्टाइवल स्कैरिंग। यदि कॉर्निया में या कंजक्टाइवा में कोई चोट लग गई है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अनडाइन के हेल्प से आँखों की सफाई करवा सकते हैं। रिमूव मल्टीपल फॉरेन बॉडीज़ फ्रॉम द आई। यदि आई में किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी चला गया है, फॉरेन मटेरियल मतलब डस्ट वगैरह चला गया है, धूल वगैरह चला गया है और प्रॉब्लम हो रही है, तब भी हम आई इरिगेशन करा सकते हैं, आँखों की धुलाई करवा सकते हैं अनडाइन के हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं बार्ड पार्कर हैंडल। पार्कर हैंडल जो है वो सर्जरी और किसी प्रकार के ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। इसका मेन फंक्शन है होल्ड ब्लेड। ये किसी प्रकार के जो ब्लेड्स होते हैं जो सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं उनको होल्ड करके रखने का, उसको ग्रैस्प करके रखने का काम करता है। इट फिट वेरियस साइज ऑफ ब्लेड्स। और इसमें बहुत सारे प्रकार के जो ब्लेड्स होते हैं वो फिट हो जाते हैं। आप इसमें देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें एक ब्लेड है वो लगा हुआ है और नीचे उसका होल्डर है जिससे आप पकड़ सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं जिसका यूज़ करके हम चेंज कर करके इसमें ब्लेड लगा सकते हैं और ये ब्लेड को होल्ड करके रखने का काम करता है। आइरिस सीजर। It is small 3 to 4 inches long with sharp point used for ophthalmic surgery, example iridectomy.
आइरिस सीजर क्या होता है, हमारे आँख में आइरिस एक पार्ट होता है, उसके ऑपरेशन के लिए यूज़ होने वाला जो सीजर होता है उसको हम आइरिस सीजर कहते हैं। ये 3 से 4 इंच लंबा होता है और इसका जो पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, नुकीला होता है इसका पॉइंट, और यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ऑप्थेल्मिक सर्जरी का मतलब होता है आँखों से जुड़ी हुई जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होती है, उसको हम ऑप्थेल्मिक सर्जरी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है आइरेडिक्टॉमी। आइरेडिक्टॉमी का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें आइरिस को रिमूव आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम आइरेडिक्टॉमी बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन है उसमें आइरिस सीजर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टीच सीजर। स्टीच सीजर क्या होता है, फंक्शन इज टू कट सूचर हैव अ स्ट्रेट शेप्ड पॉइंट ऑन ब्लेड to cut under the stitch before cutting it with the opposite blade। स्टीच सीजर का मेनली यूज़ सूचर को या फिर जो टाँका लगा हुआ होता है उसको कट करने के लिए स्टीच सीजर का यूज़ किया जाता है। ये शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, और जब किसी प्रकार का कोई टाँका लग जाता है तो आपको मालूम है कि 2 प्रकार का टाँका होता है, एक होता है एब्जॉर्बल सूचर और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बल सूचर। तो जो एब्जॉर्बल सूचर है वो तो कुछ दिनों में एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि हम किसी सेंसिटिव एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर उसको एब्जॉर्बल सूचर का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ड्यूरेशन, कुछ समय में हमको नॉन एब्जॉर्बल सूचर यूज़ करना पड़ता है। तो उसको कट करने के लिए स्टीच सीजर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चीटल फॉरसेप एंड चीटल जार। तो यदि आप डायग्राम में देख रहे हैं, चीटल जार है और उसके अंदर में चीटल फॉरसेप रखा गया है। रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर लॉन्गर लेंथ। चीटल फॉरसेप को हमेशा उसके लंबे लेंथ को देख करके जाना जाता है या पहचाना जाता है। टू टेक स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, और ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी प्रकार का जो भी इक्विपमेंट है उसको स्टेराइल करने का या उसको साफ़ करने के लिए काम में लिया जाता है। कैन बी यूज्ड फॉर प्लेसिंग एंड रिमूविंग आइटम्स, और यदि किसी मटेरियल को, किसी आइटम को यदि उठाना है और रिमूव करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या करना है, डालना है, तो उसके लिए भी चीटल फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्व्ड मायो सीजर। कर्व्ड मायो सीजर, ये सीजर लॉन्ग है लेकिन उसका जो सीध वाला, पॉइंट वाला हिस्सा है वो क्या है, कर्व है, इसलिए इसको कर्व बोलते हैं। बोथ ब्लेड्स आर स्लाइटली कर्व एंड ब्लंट एंडेड टिप्स। इसमें क्या होता है, जो दोनों एरिया होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों ब्लेड कर्व हैं, मतलब मुड़े हुए हैं, और ब्लंट होता है, मतलब ये नुकीला नहीं होता है, शार्प नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ब्लंट होता है, इसका जो एंड होता है वो। फंक्शन इसका क्या यूज़ होता है, यूज्ड फॉर कटिंग डीप, हैवी और टफ टिश्यू। यदि किसी प्रकार का ऐसा ऊतक है जो बहुत गहरा है, बहुत भारी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिलतापूर्वक यदि किसी प्रकार का कोई टिश्यू है तो उसको कट करने के लिए, जो बहुत गहरा टिश्यू है या ऊतक है उसको कट करने के लिए कर्व्ड मायो सीजर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेट मायो सीजर। पिछले हम पढ़े थे पिछला कर्व्ड मायो सीजर, जिसमें उसका जो पॉइंट था वो क्या था, बहुत ब्लंट था और कर्व था, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं जो स्ट्रेट मायो सीजर है वो, उसका जो ब्लेड है वो दोनों स्ट्रेट है। तो बोथ ब्लेड आर स्ट्रेट, इसमें जो दोनों ब्लेड्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, एंड ब्लंट एंडेड टिप्स, और सामने का जो भाग होता है वो ब्लंट होता है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई शार्पनेस नहीं होती, नुकीला नहीं होता है, ये ब्लंट होता है, मतलब सामने से ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ब्लंट होता है, धारदार नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। सूचर कटिंग सीजर नॉर्मली नॉट यूज्ड ऑन टिश्यू, ये सूचर कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसी प्रकार का टाँका को जब हम लोग काट रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए टाँका वगैरह खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और नॉर्मली ये टिश्यू कटिंग के लिए यूज़ नहीं होता। टिश्यू कटिंग के लिए हम लोग पढ़े हैं कर्व्ड मायो सीजर का यूज़ होता है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट मायो सीजर। वॉमिट बाउल,
नेक्स्ट हम देखते हैं वॉमिट बाउल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका मेन फंक्शन है यूज्ड एज द कंटेनर फॉर पेशेंट टू वॉमिट। वॉमिट बाउल नाम से ही क्लियर है कि यदि किसी पेशेंट को वॉमिट हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसको रिमूव आउट करने के लिए वॉमिट बाउल यूज़ किया जाता है। मस्ट पुट डिसइंफेक्ट्स डिटॉल inhibitants to weaken the microorganism and to easiest washing। इसका यूज़ मेनली किसी भी प्रकार के डिसइंफेक्शन से बचने के लिए और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए, ताकि ये क्या हो सके, इधर उधर जो वॉमिट है वो फैले नहीं और दूसरे को ये इन्फेक्शन ना क्रॉस मिट करा सके। इसके लिए वॉमिट बाउल का यूज़ किया जाता है और इसको ईजिली वॉश किया जा सकता है, इसलिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो वॉमिट बाउल होता है वो मेनली पेशेंट के वॉमिट रिमूव करने के लिए या आउट करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। फिर है स्पूटम मग। स्पूटम मग आप देख सकते हैं किस प्रकार का डायग्राम है। इसका फंक्शन है यूज्ड एज द कंटेनर फॉर पेशेंट टू एक्सपेक्टोरेट। जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो कि श्वसन संबंधित बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो गए, अस्थमा के, निमोनिया के पेशेंट हैं, कोविड के पेशेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट को जब किसी प्रकार को कोई बलगम आता है या थूक आता है तो उसको रिमूव करने के लिए, आउट करने के लिए स्पूटम मग का यूज़ किया जाता है। मस्ट पुट डिसइंफेक्ट्स टू वीकेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉर ईजीएस्ट वॉशिंग। इसका मतलब भी यही है कि यदि हम स्पूटम मग का यूज़ करते हैं तो डिसइंफेक्शन की संभावना है वो बढ़ जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो ईज़िली वॉश हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ग्रो करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए स्पूटम रखने के लिए, ये स्पूटम को रिमूव करने के लिए, बलगम को रिमूव करने के लिए स्पूटम मग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्पंज होल्डिंग या स्पंज फॉरसेप। स्पंज फॉरसेप का जो मेनली यूज़ होता है, ये स्पंज, गॉज और सेंसिटिव मेडिकल सप्लाईज़ को हैंडल करके या उसको होल्ड करके रखने के काम में इसका लिया जाता है। स्पंज फॉरसेप टू होल्ड एंटीसेप्टिक कॉटन स्वैप एंड गॉज बिफोर द सर्जरी। ऑपरेशन से पहले किसी प्रकार का एंटीसेप्टिक कॉटन स्वैप को और गॉज पीस को होल्ड करके रखने के लिए भी स्पंज होल्डिंग फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टंग फॉरसेप या टंग होल्डर। दिस फॉरसेप होल्ड टंग ड्यूरिंग सर्जरी। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ मेनली सर्जरी के समय में टंग को होल्ड करके, जीभ को होल्ड करके रखने के काम में लिया जाता है और टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग बैक सो एज नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग। और ये किसी भी प्रकार से आपके श्वसन तंत्र को बाधित नहीं करता है, या आप इसमें ईजिली सांस ले सकते हो। और टंग फॉरसेप जो होता है वो टंग को होल्ड करके रखने के लिए काम आता है। और यदि किसी प्रकार का टंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो रहा हो, परीक्षण हो रहा हो, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, टंग फॉरसेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इपिसियोटॉमी सीजर। इपिसियोटॉमी सीजर दो प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ब्रॉन-स्टैडलर इपिसियोटॉमी सीजर जो फर्स्ट है, और सेकंड जो डायग्राम है वो वॉलमैन इपिसियोटॉमी सीजर। इपिसियोटॉमी का मेनली यूज़ किसी ऐसी कंडीशन में जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है तो पेरिनियम एरिया में कट लगा करके इपिसियोटॉमी की जाती है और बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है। तो इसके लिए इपिसियोटॉमी सीजर का यूज़ किया जाता है। इस ऑपरेशन में इपिसियोटॉमी सीजर के माध्यम से ही इस प्रोसीजर को किया जाता है। फॉर कटिंग द पेरिनियल स्किन एंड टिश्यू, यदि वेजाइनल एरिया या पेरिनियल एरिया को कट आउट किया जाता है तो इपिसियोटॉमी सीजर के द्वारा ही कट आउट किया जाता है और एक पैसेज तैयार किया जाता है, एक जगह तैयार की जाती है जिससे जो फीटल है, जो बेबी है, वो आसानी से उस बाहर आ सके, उसकी डिलीवरी हो सके। इसके लिए इपिसियोटॉमी सीजर का यूज़ किया जाता है ताकि पेरिनियल एरिया को कट आउट लगाया जा सके।
नेक्स्ट हम देखेंगे गैलीपॉट। गैलीपॉट का जो मेन फंक्शन होता है टू पुट कॉटन, गॉज, क्रीम सॉल्यूशन ड्यूरिंग ड्रेसिंग के समय में यदि किसी प्रकार का कुछ कॉटन है, गॉज पीस है, क्रीम है, सॉल्यूशन है, तो उसको रिमूव करने के लिए गैलीपॉट इंस्ट्रूमेंट में उसको रखा जाता है। नेक्स्ट है हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग का यूज़ हॉट कंप्रेस रिड्यूस पेन। यदि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो पेन के जो असर है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, हॉट वाटर बैग वहाँ पर रखा जाता है, हॉट एप्लीकेशन दिया जाता है जिससे जो पेन है वो रिलीफ मिलती है, उससे रिड्यूस होता है पेन। वार्म अप बेबी बेड्स। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बेबीज़ होते हैं, उनके बेड को, उनके बिस्तर को गर्म करके रखने का भी ये काम करता है, क्योंकि आपको मालूम है जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी खांसी के, इन्फ्लुएंज़ा, निमोनिया वगैरह के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए उनके बेड को वार्म करके अपने को रखना रहता है। इसके लिए हॉट वाटर बैग का यूज़ किया जा सकता है। ग्लास लैब फनल, इसका जो मेनली यूज़ होता है, कैन बी यूज टू टारगेट लिक्विड इनटू एनी कंटेनर सो दे विल नॉट बी लॉस्ट और स्पिल्ड। इसका जो यूज़ होता है, इसका जो मेनली यूज़ है वो किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में पास आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्लास लैब फनल का, जिसमें कोई लार्ज अमाउंट का कोई फ्लूइड है उसको किसी कंटेनर में डालना है, रिमूव करना है, उसके लिए ग्लास लैब फनल का यूज़ होता है। डिस्पोजेबल डिसेक्टिंग फॉर्सेप। डिस्पोजेबल डिसेक्टिंग फॉर्सेप का जो मेनली यूज़ है, यूज़ ड्यूरिंग ड्रेसिंग स्पेशली सच एस इंस्ट्रूमेंट कॉटन गॉज। जो ड्रेसिंग वगैरह है उसको ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, स्पेशली जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, कॉटन हो गए, गॉज पीस हो गया, तो वो सबको पकड़ करके या होल्ड करके रखने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए डिस्पोजेबल डिसेक्टिंग फोर्सेप का यूज़ किया जाता है। मतलब जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, चाहे वो कॉटन स्वैब हो, गॉज पीस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसको रिमूव करने के लिए ड्रेसिंग के समय में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसका फंक्शन है टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब व्हेन दे आर हॉट एंड अनटचेबल। यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा टेस्ट ट्यूब है या परख नली है जो बहुत गर्म है और जिसको आप इजीली टच नहीं कर सकते हो, तो उसको होल्ड करके रखने के लिए, ज़्यादा देर तक उसको आप गर्म करके रख रहे हो और आप हाथ से उसको टच नहीं कर पा रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ किया जाता है। आप केमिस्ट्री लैब में इसको देखे होंगे और लैब में भी यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर को। एन्यूरिज्म निडल। एन्यूरिज्म निडल का यूज़ टू कैच स्मॉल ब्लड वेसल एंड नर्व। स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्त नलिकाएँ होती हैं, और जो तंत्रिका तंत्र होती है, नर्व्स होती हैं, उनको कैच करने के लिए, उनको होल्ड करके रखने के लिए एन्यूरिज्म निडल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसर। इंट्रोड्यूसर का जो मेन काम होता है, जिसको ट्रॉसर भी बोलते हैं, उसका जो लंबा वाला पार्ट होता है, लॉन्ग लेंथ वाला, उसको ट्रॉसर बोलते हैं। टू मेक अ होल फॉर चेस्ट ट्यूब और पेरिटोनियल इंसर्शन। पेरिटोनियल एरिया जो कि एब्डोमेन में पाया जाता है, उसमें इंसर्शन के लिए और एक प्रकार का होल तैयार करने के लिए इंट्रोड्यूसर का यूज़ किया जाता है। प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप का यूज़ टू एग्जामिन द एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन। प्रोक्टोस्कोप का यूज़ यदि हम किसी प्रकार का कुछ रेक्टल का परीक्षण कर रहे हैं, गुदा द्वार या फिर मल द्वार का जब हम परीक्षण कर रहे हैं, या कोलोन का परीक्षण कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रोक्टोस्कोप का यूज़ किया जाता है ताकि हम ईजिली उसको विजुअलाइज कर सकें। लॉन्ग लेंथ का एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेज़र द डेप्थ ऑफ वुंड साइनस। यदि किसी प्रकार का कोई वुंड है, कोई घाव है, तो उसकी गहराई कितनी है उसको देखने के लिए प्रोब का यूज़ किया जाता है। आई होप कि मैंने आपको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छी जानकारी दी होगी। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।